प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए वन संसाधन एक अध्याय है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और उस वन संसाधन में कौन कौन से वन मिलते हैं, वनों को वृद्धि के लिए ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए जड़, मोटाई, तना, पत्ती आदि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं, उनके बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि कौन कौन से कारक वनों को अथवा प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। तो वनस्पति सामान्यतः एक ऐसा संसाधन है, ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो पौधों के रूप में, झाड़ियों के रूप में, घास के रूप में कहीं भी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। उसकी एक जगह पर एक ही प्रजाति की बड़ा क्षेत्र हो सकता है अथवा विविध प्रजातियों के भी क्षेत्र हो सकते हैं। सामान्यतः वन संसाधनों में केवल वनों से तात्पर्य लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्षों से ही नहीं है, बल्कि वनों में हम वृक्ष, झाड़ी, लताएं, तृण जिनको बोलते हैं हर्ब्स, घास इनको बोलते हैं ग्रासेस, लाइकेन, लिचेंस, इन सब को प्राकृतिक वनस्पति के दायरे में हम ले सकते हैं या लेते हैं। हम हमारे आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं और हम अपने आसपास के क्षेत्रों से जब दूसरे क्षेत्रों की तरफ जाते हैं, चाहे वो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो, निम्न अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय, उसमें हमें प्राकृतिक वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है। ये विविधता क्यों होती है कि हमारे क्षेत्र में कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रजाति के वृक्ष मिलते हैं, जबकि हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, कहीं पर शंक्वाकार वृक्ष हैं, तो कहीं पर लंबी जड़ों वाले वृक्ष हैं, कहीं पर शुष्क वृक्ष, शुष्क प्रकार की वनस्पति है, कहीं पर छोटी छोटी पत्ती वाली वनस्पति है, कहीं पर चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति है। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस प्रकार वनस्पति को प्रभावित करते हैं? तो उन कारकों में हम पढ़ते हैं कि आखिर वनस्पति की आकार, अवस्थिति, प्रकार, विशेषताएं, इनको जो कारक निर्धारित करते हैं वो पहला कारक है उच्चावच। उच्चावच ये समतल जमीन होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे व जीव जंतु कमी पाई जाती है, जबकि ऊबड़ खबड़ यदि ज़मीन है तो वहाँ पर मनुष्य पहुँच से दूर रहता है, तो वहाँ अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे हमने ये देखते हैं कि बिहार और पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों को देखते हैं तो यहाँ पर वनस्पति कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बहुत है, मैदानी क्षेत्र अधिक है। मैदानी क्षेत्र अधिक होने से लोग की आवक अधिक है, लोग वनों पर ध्यान न देकर कृषि पर ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि व्यवस्थाएं अधिक हैं। इसलिए उच्चावच जहाँ पर अधिक होगा, मानव की पहुँच वहाँ पर कम हो जाएगी और ऐसे क्षेत्रों में वनस्पति अधिक मिलती है। इसलिए दूर दराज के जंगलों में हमें प्राकृतिक वनस्पति देखने को अधिक मिलती है। तो पहला कारक उच्चावच। दूसरा, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से और दूरी पढ़ेंगे हम, यानी भूमध्य रेखा से और दूरी, ये एक महत्वपूर्ण कारक है और इस कारक को
हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा के हम नज़दीक होते हैं तो भूमध्य रेखा पर चूँकि तापमान और वर्षा दोनों की अधिकता होती है, ऐसी स्थान पर जहाँ पर उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु होती है वहाँ रोज़ाना वर्षा होती है, तेज तापमान पड़ता है। तो ये सब जो कारक हैं या विशेषता हैं किसी भी वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए हम इस डायग्राम में ये देखें, जो आपके सम्मुख एक डायग्राम है और इसमें मैं बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो डायग्राम है आपके सम्मुख, इसमें ये बता रखा है कि किस प्रकार और जो वनस्पति है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्षावन, अधिक तापमान है, अधिक वर्षा है, वर्षावन। लेकिन जैसे जैसे हम और तापमान की अधिकता की तरफ बढ़ते हैं, इधर तापमान अधिक हो रहा है लेकिन वर्षा कम हो रही है, तो शुष्क प्रकार की वनस्पति या अर्ध शुष्क प्रकार वनस्पति मिलती है, रेतीले मैदान, रेतीले मरुस्थल मिलते हैं। ये उष्णकटिबंध में है। लेकिन दूसरी तरफ हम शीतोष्ण कटिबंध को देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंध को, तो शीतोष्ण कटिबंध में जैसे ये इसको देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध को, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो अधिक ऊंचे बने हैं। लेकिन जैसे जैसे वर्षा इधर कम होती जा रही है, इधर अधिक वर्षा है, इधर कम वर्षा है, तो घास भूमि, झाड़ झंकार, फिर मरुस्थल आ जाते हैं, शीत मरुस्थल आ जाते हैं। इसी प्रकार उपार्कटिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो इधर जो कि आर्कटिक से पहले है, लगभग 70 से के आसपास, 66 65 से 70 या 72 75 डिग्री अक्षांश पर, तो ये उत्तरी कोणधारी वन मिलते हैं, यहाँ कोणधारी वन मिलते हैं। और इधर जो आर्द्रता है वो अधिक है और इधर कम होती जाती है। आर्कटिक प्रदेशों में देखें तो टुंड्रा प्रकार के वन मिलते हैं और ज़्यादातर जो समय है वहाँ पर बर्फ़ मिलती है और जब बर्फ़ पिघलती है तो कुछ वनस्पति देखने को मिल जाती है। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, हम ये मान लें कि सबसे नीचे भूमध्य रेखा है ये और 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव हो गया, अथवा नीचे बढ़ें तो 90 डिग्री जैसे दक्षिणी ध्रुव मान लें। तो जैसे जैसे उत्तर में और दक्षिण में हम उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में कमी होती जाएगी, वर्षा में कमी होती जाएगी और सामान्यतः वनस्पति का स्वभाव भी बदलता जाएगा। इसके बाद हम जलवायु तीसरा बिंदु लेते हैं, और जलवायु में मुख्यतः तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, पवन, ये आदि कारक जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान प्लस माइनस 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 यानी कम होता जाता है। जैसे हमने पढ़ा है कि 165 और मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में और कमी आ जाती है। ये सामान्यतः ताप ह्रास का जो दर का और एक सामान्यतः सूत्र माना जाता है। तो जब हम पर्वतों पर जाते हैं तो पर्वत चूँकि ऊंचे होते हैं, तो जैसे जैसे हम पर्वतों की तरफ ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में कमी होती जाएगी। तो उच्च पर्वतीय शिखरों पर इसलिए तापमान में कमी होने की वजह से और बर्फ़ मिलती है, क्योंकि तापमान में कमी है। और उस जब बर्फ़ मिलती है तो उसी प्रकार की स्वभाव की वहाँ वनस्पति होती है, जिनमें कोणधारी वनस्पति होती है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में, पर्वतपदीय क्षेत्रों में और मानसूनी प्रकार की वनस्पति भी मिल सकती है। इसी प्रकार हम दूसरा इसमें तापमान में देखेंगे सूर्य का प्रकाश। किसी भी वनस्पति को वृद्धि के लिए आवश्यक है कि उसको पर्याप्त मात्रा में सूर्य का और प्रकाश प्राप्त होता रहे। तो सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक जो मात्रा मिलता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं देखते हैं कि सूर्य की जो रेखाएं हैं, जैसे यहाँ सीधा प्रकाश पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे हम उत्तरी अक्षांशों में या दक्षिणी अक्षांशों के उच्च अक्षांशों में, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो उन अक्षांशों को कम प्राप्त होता है, कम समय में प्राप्त होता है, कम तीव्रता वाला प्राप्त होता है। तो ऐसे में वहाँ के वृक्षों का जो ऊंचाई है वो कम होती है। इसी प्रकार अगला बिंदु है इसमें जलवायु में वर्षा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्षा
वर्षा भी और वनस्पति को प्रभावित करता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उष्णार्द्र जलवायु, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण अधिक ऊंचाई वाले वनस्पति मिलती हैं। तो वर्षा किसी भी वनस्पति की वृद्धि के लिए, ऊंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। हम जब मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो इसका मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं, शुष्क क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ पर वर्षा की कमी है। शुष्क क्षेत्र का मतलब वर्षा की कमी। तो वर्षा की कमी है तो पौधों का विकास नहीं हो पाता है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी घेरी होती चली जाती हैं, और वृक्ष की ऊंचाई अधिक नहीं बढ़ती है, पत्तों का आकार अधिक नहीं बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी वनस्पति की ऊंचाई के लिए आवश्यक है कि वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो। इसी कारण वर्षा की कमी से जूझते हुए पेड़ और अपनी वर्ष भर में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक तापमान से या तापमान की अधिकता से जो वाष्पीकरण होता है उससे वो बच सकें या अपने को बचा सकें। एक कारक है अगला पवन। पवन भी एक कारक है जलवायु का, पवन, विंड्स। तो पवन की गति कितनी है, उसकी अवधि कितनी ड्यूरेशन में वो चली है, उसकी फ्रिक्वेंसी बार बार चल रही है या घंटे 2 घंटे के हिसाब से चल रही है, ये सब कारक वनस्पति को भी निर्धारित करते हैं। इसके बाद आर्द्रता। आर्द्रता कितनी है, क्योंकि आर्द्रता वनस्पति के लिए आवश्यक है। 70% जो आर्द्रता है वो पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए आर्द्रता होनी चाहिए। इससे कम अथवा ज़्यादा आर्द्रता हानिकारक होती है। अधिक आर्द्रता भी नहीं होनी चाहिए, नहीं पेड़ अपनी वृद्धि सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसके बाद अन्य कारक है, अब जलवायु के बाद अगला चौथा कारक है मृदा। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है किसी भी वनस्पति की ग्रोथ के लिए, और मृदा ये तय करता है कि वहाँ सामान्यतः कैसी वनस्पति विकसित होगी। जैसे हम ये देखते हैं कि सदाबहार जो वनस्पति है वो सामान्यतः लेटेराइट मृदा वाले क्षेत्रों में मिलती है। क्यों लेटेराइट जो मृदा है वो उष्णार्द्र क्षेत्रों में मिलती है, और वहाँ पर पानी के साथ मृदा के जो सूक्ष्म बारीक कण हैं वो घुल करके लीचिंग के माध्यम से और ज़मीन अथवा मृदा के साथ निचली सतहों में चले जाते हैं। तो लेटेराइट मृदा प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति मिलती हैं। इसी प्रकार एक मानसूनी जो वन हैं, मानसूनी वन जो हैं वो मुख्यतः लाल और दोमट मृदा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसी प्रकार जो अन्य वन हैं जिनमें हम कह सकते हैं कोणधारी वन उच्च अक्षांश क्षेत्रों में मिलते हैं, और उच्च अक्षांशों में पोडजोल प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो ये से हम देखते हैं कि मृदा का जो प्रकार है वो भी वनस्पति के प्रकार को निर्धारित कर रहा है, तो एक आधारभूत कारक है। अब हम एक अगला मृदा के बाद एक कारक है भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल, जब तक ज़मीन के अंदर और पानी नहीं होगा पौधे के विकास की संभावनाएं बड़ी मुश्किल होंगी। अंडरग्राउंड वाटर होना बहुत ज़रूरी है, और जिस मृदा में पानी की अधिकता है या पानी या नमी विद्यमान रहती है वहाँ पेड़ पौधे अधिक विकास करते हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ज़्यादा ऊंचाई होने की स्थिति में और तापमान कम होता जाएगा, वर्षा कम होती जाएगी, बर्फ़ होगी, तो इस स्थिति में और वृक्ष अधिक विकास नहीं कर पाते हैं। और अंतिम बिंदु है जो निर्धारित कारक है और महत्वपूर्ण भी है कि मानवीय बचाव कितना है, क्योंकि मानव वनस्पति को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि मानव बचाव का वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल। क्योंकि मानव अपने आवास के लिए अथवा अपने कृषि के लिए, अपने अन्य इंडस्ट्री के लिए, रोजगार के कारकों के लिए, आर्थिक विकास के लिए वनस्पति को साफ करता जाता है, क्योंकि वनस्पति
इंडस्ट्री की तुलना में, कृषि की तुलना में लाभ का सौदा नहीं है ना। आर्थिक रूप से, या हम कहें कम समय के लिए। इसलिए मनुष्य ने और अपने खेतों में जो वनस्पतियां थीं उनको काट करके वो ऊबड़ खाबड़ जो उच्चावच जो ज़मीन थी उसको लेवल कर दिया, समतल कर दिया है, और उस पर मानव खेती कर रहा है। अथवा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति पर्याप्त मात्रा में थी, आज हम विभिन्न अखबारों में, मीडिया रिपोर्ट्स में देखते हैं, वहाँ पर मानव ने और बांध बना दिए बड़े बड़े, तो वनस्पति नष्ट हो गई। या फिर कहीं पर इंडस्ट्री, उद्योग, कारखाने लगा दिए, उद्योग कारखाने आदि के लिए वनस्पति को काटना पड़ा। आजकल 4, 6, 8 लाइन वाली सड़कें बनाई जा रही हैं, इसलिए उनके विस्तार के लिए वनस्पति को काटा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ मानवीय आवास अथवा मानव की आर्थिक क्रियाएं बढ़ेंगी, वनस्पति को उसका सीधा नुकसान होगा। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो जिनकी वजह से और प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है। अगले वीडियो में हम आपको प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या विशेषताएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।